हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई तो ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है भैया। पास नहीं होंगे अगर अब से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अब तक आपने कुछ भी किया है लेकिन अब तो लगना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के बाद उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन लिए हैं वो ये आपके सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनाघा 3 से 11 तक की संख्याओं के उपयोग से एक 3x3 मैजिक वर्ग बनाना चाहती है। प्रत्येक पंक्ति में संख्याओं का योगफल क्या होगा। मैजिक वर्ग एक बना रही है अनाघा जो है। चलो एक वर्ग हम बना दे रहे हैं। सबसे पहले मैजिक वर्ग क्या होता है, मतलब इसमें जो है वो चाहे हॉरिजेंटली जोड़ो, मतलब चाहे ऐसे ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे ऐसे जोड़ो, यहां पर जो संख्या रहेगी और यहां पर जो संख्या रहेगी यहां पर, मतलब अगर आप ऐसे जोड़ते हो तो तीनों का योगफल सेम आना चाहिए। अगर आप ऐसे जोड़ते हो तब भी तीनों का योगफल सेम आना चाहिए। मतलब यहां जो आंसर आए, यहां जो आंसर आए, यहां जो आंसर आए सेम आए। यहां जो आंसर आए, यहां जो आंसर आए और यहां जो आंसर आए, सबका सेम आंसर आना चाहिए। तो ये आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस खाली आप 3 से लेकर 11 तक की जो संख्याएं हैं उनको जब वो लिखेगी तो अपने आप वर्ग बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्या आएगा आंसर, उसके लिए आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान है। देखो 3 से लेकर 11 तक की संख्याएं लिखी जाएंगी, 4 5 6 ऐसे ऐसे पूरा 11 तक संख्या लिखी जा रही है। अच्छा, 3 संख्या इसमें आएगी, 3 संख्या इसमें, 3 संख्या इसमें, मतलब 3 3 संख्या बढ़ जाएगी। सही है ना। और सबका योगफल बराबर होना चाहिए, मतलब जो इनका योगफल आएगा 3 से लेकर 11 तक का, वो 3 हिस्सों में बांट देना, बस यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बस हमें क्या निकालना है कि सर जी 3 और 11 इन सब का जो योगफल आए उनको 3 लोगों में बांटना है, 3 लाइनों में बांटना है, 3 पंक्तियों में बांटना है, बस बात खत्म। चलो जोड़ते हैं। यहाँ 11 10 21 हो गया, 21 30 38 45 51 56 60 63 और बटे में 3 है। इसका मतलब ये कट जाएगा 3 एकम 3, तो फाइनल आंसर आया 21। तो प्रत्येक पंक्ति में जो संख्याओं का योगफल आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जो है वो बी वाला सही है आपका, 21 आएगा इसका योगफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जीवन एक आयत में जिसे 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया है। एक आयत है, 100 समान वर्गों में, छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। 1 से 100 तक संख्याएं लिखता है। मीनू इसमें 8 के सभी गुणजों को पीले रंग से छायांकित कर देता है। मतलब 8 के जो गुणज हैं, 8 से कटने वाले जो नंबर हैं उनको पीला रंग से लिखता है। चलो जैसे 8 के गुणज, तो ये हो गया, फिर लास्ट में आएगा 96। इसके बाद आपको नहीं लिखना है क्योंकि संख्याएं जो हैं वो 1 से लेकर 100 तक है। मीनू ने क्या किया, इसमें 8 के सभी गुणजों को पीले रंग से लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। आगे महीन इसमें 9 के सभी गुणजों को हरे रंग से छायांकित कर देता है। 9 के सभी गुणज किससे लिखे जाते हैं, हरे रंग से। चलो हम हरा यहां से चूज कर लिए भैया, चलो लिख देते हैं 9 के, है ना, यानी 9 रहेगा और लास्ट में आएगा 99। अच्छी बात है। तो ये कह रहा है कि इस आयताकार व्यू में सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों रंग भरे गए हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जो लाल वाले, सॉरी, पीले वाले में भी है और हरे वाले में भी है। बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लो भैया, वैसे यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो 72 जो है वो पीला है, हरा भी है ना। ये तो प्रैक्टिकल था। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा बड़े नंबर में आता तो कुछ नहीं करना था भैया। यहाँ एक जो कलर हुआ है 8 का हुआ है, एक कलर हुआ है 9 का, इन दोनों का आपको लासा निकालना था। क्या करना था, लासा निकालना था। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, 24 तिया 72,
यानी फाइनल आंसर हो गया 72। देखो 72 पे सही है। ऐसे चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन रहे हम एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम अगर मान लो कि 72 आ रहा है और संख्या कह रहा है कि 1 से 200 तक है, अब ये 72 बड़ी नहीं होगी, 72 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 72 का 1 में गुणा करो तो 72, 2 में करो तो 144, 3 में करोगे तो 200 से बाहर हो जाएगी, तो हमें 144 लेना पड़ेगा। अगर 1 से संख्या 500 तक होगी या होती तो हम क्या करते हैं, 72 से गुणा करते, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अंदर रहना है उसको, बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो हम एलसीएम वाला मेथड करेंगे। ऐसे लिख करके तो बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या फरमा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 भैया देखो, कह रहा है शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृतियां वृत्त, वर्ग और त्रिभुज दी। उन्होंने उनसे पूछा इनमें से कितनी आकृतियां आधे घूर्णन के बाद समान रहेंगी। वह अपने विद्यार्थियों को निम्न के बारे में अध्ययन कराना चाह रही है। बताओ किस चीज के बारे में अध्ययन कराना चाह रही है? उन्होंने त्रिभुज दिया है, वृत्त दिया है और वर्ग। कह रहा है कि आधा घुमाओ, उसके बाद बताओ कि कौन सी आकृति पहले जैसी रहेगी। तो इसका मतलब घूर्णन समिति चेक करना चाहती है। और क्या, सही है ना? घूर्णन समिति तो यही तो होती है। जैसे ये पेन है, आप इसको कितना अंश घुमाओ, कितना घुमाओ कि ये फिर से एक जैसा लगे, तो भैया जी ये पूरा 360 पे एक जैसा लगेगा। जैसे फैन है, फैन तो 120 अंश पे, 120 अंश पे ही वो एक जैसा लगने लगता है। इसका मतलब इसकी घूर्णन जो समिति है वो 3 है। सही है, तो यहां तक वो क्या चेक करना चाहती है? घूर्णन समिति, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 सम संख्याओं और 2 विषम संख्याओं का योगफल होता है। अच्छा, 2 सम संख्याओं और 2 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? आप कोई भी 2 संख्या ले लो जो सम हो, मान लो 2 है और 4 है, और 2 विषम संख्या कुछ भी आप ले लो, जैसे 3 है 5 है। कह रहे इनका योगफल कितना होगा? सम ऑफ 2 इवन नंबर्स एंड 2 ऑड नंबर्स इज। तो भैया जोड़ लो, यहां से 6 आएगा, यहां से 8 आएगा, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। संख्या कुछ भी रहे, 2 अगर सम संख्या है जोड़ोगे तो सम आएगा, 2 विषम है जोड़ोगे सम आएगा, और सम सम का जोड़ हमेशा सम होता है। हमेशा ये सम संख्या आएगी, हमेशा, क्योंकि 2 सम संख्याओं का योगफल सम होता है, 2 विषम संख्याओं का भी योगफल सम होता है। तो यहां से सम, यहां से सम, और सम सम को जब जोड़ोगे तो हमेशा उत्तर सम आएगा। इसका मतलब सदैव सम होता है। ये पहला वाला ऑप्शन सही है, ऑलवेज इवन। ठीक, बहुत ही आसान ये भी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि यदि x और y 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनका योगफल जो है 110 है, मतलब एक संख्या है और दूसरी संख्या है, दोनों को जोड़ने पर 110 आता है, और कह रहा है कि इनका अंतर 100 है, तो बताओ इसमें से x और y का मान क्या क्या होगा? बहुत ही आसान है। सबसे पहले देख लो, जोड़ने पर 100, घटाने पे जोड़ने पर 110 और घटाने पर 100 आना चाहिए। देखो यहाँ पर एक संख्या 100 है, दूसरी 10 है, अगर हम जोड़ते हैं 110 आता है, लेकिन जैसे ही घटाते हैं तो 90 आएगा ना। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं सही है, क्योंकि ये बोला है कि जोड़ने पर 110, घटाने पर 100 आना चाहिए। इसमें देखते हैं 105 में 5 जोड़ेंगे 110, घटाएंगे तो 100, यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी एक संख्या 105 है, दूसरी संख्या 5 है। ठीक है, ये भी आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योगफल 9 से कट जाए, तो वो संख्या पूरी की पूरी 9 से कट जाएगी। अब हम अंकों का योगफल निकालते हैं, देखते हैं। यहां से देखो 2 और 6 8 हो गया, 8 1 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 तो 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। 2 1 3 9 12 13 5 18, 18 तो 9 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी की पूरी कट जाएगी। हल हुआ प्रश्न भैया, इससे आसान क्या दे दें, है ना भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा अक्षर H में बने सभी कोणों का योगफल बराबर है। H, देखो ये है H, इसमें बने सभी कोणों का योगफल, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां है, एक कोण यहां है। 90 90 90 90, यहां 90 है, यहां भी 90 है,
यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है, तो कुल मिलाकर के 360 अंश का कोण बन रहा है। अब देख लो किस ऑप्शन में 360 अंश का कोण बन रहा है, वही हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों के योगफल के बराबर। अरे भैया, त्रिभुज के जो अंतः कोणों का योगफल होता है वो 180 होता है, हमारा तो 360 बन रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। आगे, एक चतुर्भुज के अंतः कोणों के योगफल के बराबर। इसका चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 होता है, इसका मतलब यही वाला सही है, क्योंकि हमारा भी 360 आ रहा है, इनका भी 360 आ रहा है। ये सब देख लो गलत है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण के सम्मुख कोण। अरे भैया, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश है, ये होता है कर्ण, तो कर्ण के सम्मुख कौन सा कोण है? 90। ये तो 90 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर बने कोण के 4 गुने के बराबर। ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर, ये कोण, तीनों कोण बराबर, और कोण कितने का होता है? 60 अंश का। कह रहा है इसके 4 गुने के बराबर, यानी 6 चौक 24, 240 अंश आएगा भैया। ये 240 की बात कर रहा है, ये 240 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये गलत। सही ऑप्शन हमारा बी वाला सही है, लेकिन हमने जानबूझ करके चेक करा दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या चीजें कह रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक 12 घंटे वाली घड़ी में 9 AM पर मिनट की सुई। देखो, एक 12 घंटे वाली घड़ी है। चलो हम पहले घड़ी बना देते हैं, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी। सर्कल कहाँ है भैया? ये है सर्कल। मान लो कि ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 6, यहाँ 12, और यहाँ कहीं गलती से 3 लिखा होगा, यहाँ कहीं गलती से 9 लिखा होगा। ठीक, ये कहीं सेंटर होगा यहाँ पे। कह रहा है कि 12 घंटे वाली घड़ी सुई में 9 AM पर, 9 AM यानी सुबह के 9 बज रहे हैं। सर जी 9 कब बजेगा? इसका मतलब छोटी वाली सुई यहाँ पे होनी चाहिए और बड़ी वाली यहाँ पे होनी चाहिए। मिनट की सुई के सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी? मतलब ये वाली, ये सिरा है और ये सिरा है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? मतलब ये दूरी आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मिनट वाली 4 सेंटीमीटर है, और घंटे की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। चलो भैया, ये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है ये बता दो, इसका मतलब ये डायरेक्ट हमसे पाइथागोरस चचा का यूज करवाना चाह रहा है। ये 3 है, ये 4 है, ये हमसे पूछा है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो होता है फार्मूला। बहुत ही आसान है फार्मूला। चलो यहाँ लगाते हैं, अपना आंसर फाइनल लेते हैं। कर्ण कितना है? x, तो x का वर्ग बराबर लंब का यानी 4 का वर्ग, आधार 3 का वर्ग, यहाँ से 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इसका मतलब हो गया 25। एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर रूट के अंदर 25 को फेंको, यहाँ से बाहर निकालो 5। वैसे ये आपको याद होना चाहिए कि अगर एक साइड 3 और 4 है तो ये कर्ण जो रहेगा वो 5 सेंटीमीटर रहेगा। फाइनल आंसर। चलो ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। बस पाइथागोरस थ्योरम का इसमें यूज था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि केक के एक आयताकार टुकड़े को 4 समान भागों में काटा जाता है। ठीक है, एक केक है, आयताकार है। चलो एक आयत बना लेते हैं, मान लो कि यही आयत है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 4 समान भागों में काटा जाता है। चलो मान लो कि यहां से हम काट दे रहे हैं, कर दे भैया, ये हो गया। ये 4 समान टुकड़ों में कट गया है। इनमें से एक भाग को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक भाग जो है वो 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। कोई भी एक भाग, चाहे हम इसको बांट दें, चाहे इसको बांट दें, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे जिसको। चलो हम इसको ही बांट दे रहे हैं। लो भैया, ये देखो हो गया। अब आगे बांटा जाता है। इस प्रकार प्राप्त एक भाग को, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, पुनः 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। अच्छा ठीक है, चलो मान लें कि ये 4 बराबर भागों में हम बांट रहे हैं इसी को। कितना हुआ भैया?
ये लो 4 हो गए, 1 2 3 4। तो सबसे छोटा भाग होगा। अच्छा, ये हमसे पूछा है कि अगर ये वाला आप भाग निकालना चाहते हैं तो ये कितना भाग होगा, या फिर ये वाला ये वाला ये वाला, चाहे जो आप एक बताओ। बहुत ही आसान है। जब भी भाग निकाला जाता है तो बराबर भाग बंटना चाहिए, बराबर। यहाँ ये चारों तो बराबर है, लेकिन ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है, तो इसका मतलब पूरे केक को इतने बड़े बड़े टुकड़ों में बांटना है। तो अब ऐसे नहीं करना है लाओ बांटे, समझ लो खाली। देखो यहाँ इसमें 4 निकला है, ऐसे ऐसे 4 यहाँ भी निकलेगा। अच्छा सर जी इस पूरे में 8 निकला है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 निकला है, तो यहाँ 8 भी निकलेगा, यहाँ भी 8 निकलेगा, यहाँ भी 8 निकलेगा। इसका मतलब टोटल 8 8 8 8, तो टोटल भाग जो है वो 32 है, और टोटल हमेशा नीचे रहता है। अब एक भाग की बात कर रहे हो यानी छोटे वाले की, तो एक ऊपर रहेगा, तो उत्तर हो गया 1/32 यानी 1/32 ऑफ द केक। तो यही हमारा फाइनल आंसर है 1/32। सही है। कभी ऐसा मत करिएगा कि सर जी आपने तो ये कर दिया था। मिर्जा भैया कहे परेशान करते हो, ऐसे ना करिएगा कभी भी कि लाओ देखो ये वाला एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट हैं, 1/8 लिखने गलत। जो 1/8 लिखते हो ना वो नीचे बराबर बराबर होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। तो सब बराबर करोगे तो 4 इधर 4 इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर, तो टोटल हो जाएगा 32 पार्ट, और एक पार्ट आपको चाहिए तो 1/32, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिंसी का जन्म जो है इतने में हुआ और इतने में उसकी आयु थी। अच्छा, जब कभी भी आपकी जन्म तिथि या आपकी डेट दी रही, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आप कितने दिन कितने महीने कितने साल के हुए, तो बहुत ही आसान है। जो आज की डेट रहेगी वो ऊपर लिखा जाता है और आपकी डीओबी नीचे रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कैसे वो चीज याद कर लो। देखो ये कह रहे हैं कि इतने में इसकी आयु थी, इस दिन से चेक करना है, तो ये लिखा हुआ है 31/7/22, लेकिन हम लोग लिखेंगे पहले साल, फिर महीना, फिर दिन, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये आज की है, मान लो इनके हिसाब से आज की है। और डीओबी कितनी है 8/8/2007, तो हम ऐसे लिखेंगे 2007, 8वां महीना है, 8 तारीख है। घटाएंगे आराम से आंसर ले लेंगे। चलो घटाते हैं, 31 में से 8 निकालेंगे। कभी अगर ऐसा हुआ कि ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, तो हम इसमें से उधार लेंगे 30 दिन। सही है, ये महीना है, देगा तो एक, लेकिन यहाँ आकर के 30 दिन हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे 31 में से 8 गए तो 23 दिन। ये 7 है, ये 8 है, 7 में से 8 जा नहीं रहा है, इसका मतलब यहां से एक जाएगा उधार। 2022 लिखा हुआ है, एक निकल गया तो 2021 बचा। कितना बचा भैया 2021। अच्छा, एक साल जब इधर आया तो पूरा का पूरा 12 महीना, पूरा का पूरा 12 महीना, इसका मतलब 12 और 7 19 हो गया। ये पूरा कितना हो गया 12 7 19, 19 में से 8 निकल गया तो 11, और ये है 21, 21 में से 7 निकल गया तो 14। सही है। अब देखो 23 दिन 11 महीना 14 साल, 23 दिन 11 महीना 14 साल कहाँ है भैया, देख लो 14 मंथ सब में है, 11 मंथ सब में है, लेकिन 23 डेज किस में है 23 डेज, तो इसमें सी वाले में है, ये वाला हमारा आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है। जैसे कोई पूछे कि हमारे डीओबी ये है, बताओ आज हम कितने दिन के हुए, तो आज की डेट लिखिएगा, लेकिन सबसे पहले वो डेज लिखिएगा, फिर मंथ लिखिएगा, फिर ईयर लिखिएगा, उसके बाद नीचे वो ही फॉर्मेट पटक करके माइनस करके निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जून 2022 में बिजली के 1 मीटर में रीडिंग 263 यूनिट थी। कितनी यूनिट थी 263। अगले माह यह रीडिंग 345 हो गई। कितनी हो गई 345। हम यहां से बता सकते हैं कितनी बढ़ी, आराम से घटा करके 5 में से 3 गए 2, और यहाँ 14 में से 6 गए 8, और यहाँ खत्म हो गया, यानी 82 यूनिट बढ़ गई है। ठीक है, 345 यूनिट हो गई, 82 यूनिट बढ़ी थी। कह रहा है कि यदि प्रथम 50 यूनिटों के लिए इनका टोटल जो है वो 82 यूनिट है,
इसमें कह रहा है कि प्रथम 50 यानी 1 से 50 तक का रेट दूसरा लगेगा और फिर 51 से 82 तक का रेट दूसरा लगेगा। सही है। अब देखो, प्रथम 50 यूनिटों के लिए विद्युत शुल्क 4 रुपए प्रति यूनिट है। इसका मतलब 50 यूनिट का जो रेट लगेगा वो 4 रुपए के हिसाब से लगेगा। तो हो गया उत्तर 200 रुपए अभी 50 यूनिट का है। आगे 50 से ज्यादा हो रहा है ना, कितना ज्यादा हो रहा है, 32 यूनिट ज्यादा है। अरे भैया 82 यूनिट चली है, 50 का हिसाब हो गया 200, अभी 32 यूनिट बची है। तो उस 32 का जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा, आगे बोला है 51 से 100 यूनिट के लिए यह शुल्क 5 रुपए प्रति यूनिट है। इसका मतलब 32 यूनिट का 5 के हिसाब से लगेगा। तो 5 से गुणा करते हैं, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 160 हो गया, 32 पंजे 160। सही है। अब कह रहा है कि तो जुलाई 2022 के लिए कुल विद्युत शुल्क क्या है, 200 रुपए और प्लस में 160। इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया 360। लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, देख लो कहीं नहीं है। ठीक है, ये सीबीएसई ने क्या किया था, इस क्वेश्चन को हटा करके मतलब सबको कॉमन मार्क्स दिया था, लेकिन वो चाहते तो इस ऑप्शन को 3 बना दिए होते तो सही हो जाता भैया, 360 रुपए आता है ना। सही आंसर 360 है, लेकिन इसमें कोई है नहीं, इसलिए आपको पूरा पूरा मार्क्स मिला था। तो आंसर हो गया 360। निकालना कैसे है वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिछले महीना और इस महीने में से पिछले वाला महीना घटा देंगे ताकि हमें पता चले टोटल कितनी यूनिट बनती है। उस यूनिट का रेट अलग अलग होता है, तो देख लेना 1 से 50 का अलग रेट होता है, 1 से 100 का अलग रेट होता है, ऐसे ऐसे आगे। तो पहले जितने का रेट अलग है उतने का निकाल लो, फिर उसके बाद का निकाल लो, फिर उसके बाद का निकाल लो, फिर जोड़ दो, लास्ट में आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खिलौना कार का मूल्य जो है वो 35 रुपए है। केले का मूल्य जो है, एक केले का मूल्य 2.5 रुपए यानी 2 रुपए 50 पैसे है। नोटबुक का मूल्य जो है वो 25 रुपए है तथा नींबू जूस के एक गिलास का मूल्य जो है वो 12.5 रुपए है। यदि अरुण के पास 50 रुपए है तो निम्नलिखित में से किस संयोजन के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि है, यानी 50 रुपए में वो खरीद सकता है। बताओ, ये वाला पूरा सेट खरीद सकता है या ये वाला, ये वाला, ये वाला। चलो चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू ये होगा। एक नोटबुक का मूल्य कितना है भैया, देखो नोटबुक जो है वो 25 रुपए में आती है, प्लस एक केला जो है वो 2.5 रुपए में आता है, और जूस के 2 गिलास, जूस का एक गिलास 12.5 रुपए में है, तो 2 गिलास 12.5 और लगेगा, इसका मतलब 25 रुपए में। बस 2 से आपको गुणा करना है, इसमें तो 25 आ जाएगा। देखो 50 तो खत्म हो गया, 52.5 रुपए आ रहा है, उसके पास 50 रुपए है भैया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 रुपए में ये नहीं खरीद पाएगा, तो ये संयोजन इसके लिए सही नहीं है। आगे बोला है एक खिलौना कार है, एक खिलौने कार की जो कीमत है वो 35 रुपए है, प्लस 2 केले, एक केले का मूल्य जो है 2.5 रुपए है, तो 2 केले का मूल्य 5 रुपए हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, और एक नोटबुक यानी 25 रुपए और लगेगा। तो भैया जी ये तो भी 50 की रेंज से बाहर जा रहा है, 35, 5, 40 और 25, 65 रुपए हो रहा है, और उसके पास 50 रुपए है भैया। 50 रुपए में 65 वाला सामान कैसे खरीद पाएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। एक नोटबुक कितने की भैया, नोटबुक जो है वो 25 रुपए की है, ठीक। 2 केला है, एक केले का दाम 2.5 रुपए है, तो 2 केले का दाम 5 रुपए हो जाएगा। जूस का एक गिलास है 12 रुपए 50 पैसे, 12 रुपए 50 पैसे। क्या ये 50 के अंदर आ रहा है या 50 तक आ रहा है, तभी तो वो खरीद पाएगा, 50 ही रुपए है उसके पास। 25, 5, 30 में 12.5 जोड़ोगे तो 42.5 रुपए है। इसका मतलब ये 42.5 हो रहा है, 50 के अंदर है, तो वो खरीद सकता है। तो यही संयोजन उसके लिए है। ले जाए भैया एक नोटबुक और 2 केले और जूस का एक गिलास, आराम से पीता खाता निकल जाए। ये वाला गलत क्यों, 2 नोटबुक, अरे एक नोटबुक का दाम 25 रुपए, 2 का तो 50 वैसे हो गया, एक केला कहाँ से खरीदेगा, सही नहीं है ये भी। तो सी वाला इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। जैसे भुजाओं इतना और इतने वाला आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई होती है, लंबाई 3 चौड़ाई 4, तो उत्तर आ गया 12 सेंटीमीटर, या इकाई जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, लेकिन ये मान के चलो इसका उत्तर 12 आया, ठीक। आगे बोला है भुजाओं 3 इकाई वाला वर्ग,
एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। तो 3 है तो 3 का यानी 3 गुणे 3 करो या भुजा गुणे भुजा लिखो, चाहे जो लिखो, इसका तो 9 आ गया। मतलब इन दोनों में तो अभी तक ये जीता है। इससे देखते हैं त्रिज्या 2 इकाई वाला वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3.14 और गुणे में आर स्क्वायर, आर का मान 2 है तो 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा। सर जी यहाँ से 4 ये आ गया, अरे भैया ये तो 4 है ना, 4 का गुणा 4 में तो 16 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5, 4 तिहाई 12, अभी तक 12.56 आ रहा है। सब में ये गलत, ये गलत, ये सही अभी है, लेकिन चेक कर लो कहीं ये सबसे ज्यादा ना हो, तब तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। चलो इसको भी देखते हैं। भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई कर्ण को छोड़कर वाला समकोण त्रिभुज, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 3 है ये 4 है, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना भैया, आधार गुणे ऊंचाई 1/2, आधार कितना है 4, ऊंचाई 3 है, ये इससे शहीद हो गया तो उत्तर आ गया 6। भैया जी सबसे बड़ा जो है वो ये वाला है, यानी वृत्त वाला बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा है। ठीक है, ऐसे करेंगे, ये नहीं कि लाओ पहला दूसरा देखे उसके बाद जो बड़ा है ठोक के चले आए, और कहीं तीसरा उससे भी बड़ा निकला तो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गणित टेस्ट में कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए। 5 भी चल जाएगा, 5 से ज्यादा भी चलेगा। चलो देखते हैं, ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये बराबर है, उसको भी लेना है जो बराबर है। चलो भैया देखो आराम से देखते चले जाओ, ऐसे आप भी करते रहिएगा, काट काट के, तो काट के आराम रहेगा गिनने में। चलो गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 4 8 4 12 12 5 17। ठीक है भैया, एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 4 8 4 12 12 5 17। ठीक है, हमेशा ऐसे काट करके गिनिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पैटर्न में अगली पंक्ति के दाएं ओर क्या संख्या होगी। ये अगली पंक्ति ये है, इसके दाएं ओर क्या संख्या होगी। सबसे पहले पैटर्न देखना पड़ेगा सर जी, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम विषम विषम, वो भी लगातार आ रही है, अच्छी बात है। पहले में 2 विषम संख्याएं, प्रथम 2 विषम संख्याएं, अगले वाले में प्रथम 3, उसके बाद वाले में प्रथम 4, उसके बाद वाले में प्रथम 5 लिखना है। और क्या, 1 3 5 7 और 9। सर जी इनको जोड़ दो, 9 7 16, 16 1 17, 3 20 5 25। वैसे अगर लगातार विषम संख्याएं लिखी है ना, तो जितनी संख्याएं लिखी है उसका वर्ग आंसर होता है। देखो यहाँ पर 2 संख्या है, 2 का वर्ग 4, यहाँ 3 संख्या है, 3 का वर्ग 9, यहाँ 4 संख्या है, 4 का वर्ग 16, यहाँ 5 संख्या है, 5 का वर्ग 25, खत्म। ऐसे भी आप जोड़ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया टोटल 15 क्वेश्चन का हो गया सत्यानाश। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेट करता हुआ जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप उसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।